स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में, आज के हमारे जिस लेक्चर में जो हमारा टारगेट है वो है हमारा वन शॉट है चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर्स का, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। उसके हम सारे क्वेश्चन आंसर यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और इसमें हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, और इसमें हम चैप्टर फर्स्ट के वो सभी फॉर्मूले देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर में है, और इस चैप्टर में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एक ही लेक्चर में। यानी कि जो हमारा वन शॉट है वो उस वन शॉट में हम सारे ही क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, विद फार्मूले भी करेंगे इसमें, और इससे बाहर हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं या प्रीवियस क्वेश्चन है, और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसमें से भी करवाऊंगी। ठीक है, इससे बाहर हमारे वन शॉट लेक्चर में कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ सकते इस चैप्टर में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले, इसमें हमारे एक फॉर्मूला है a बराबर BQ प्लस R। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो इसमें पता होगा कि a बराबर BQ प्लस कैसे आया। जो हमारी है ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि आपके लिए दो धन पूर्णांक a और b ज्ञात है तो हम उनसे दो अद्वितीय पूर्णांक q और r ज्ञात कर सकते हैं, जहां r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। जहां r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, एकदम इसको याद रखना है, और इसी को चरणबद्ध ढंग से लिखने की प्रक्रिया हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारा दूसरा फॉर्मूला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। इसमें खाली ओनली दो ही फॉर्मूले हैं बेसिक, जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चनों की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 135 तथा 225। हमारा पहला क्वेश्चन है 135 तथा 225। इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मासापा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है निम्नलिखित संख्याओं का मासापा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हमें इसमें जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें मासापा ज्ञात करना है। मासापा बोले तो महत्तम समापवर्तक, इसमें बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है किस विधि से? हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो हम इसमें पता है कि जो हमारी छोटी संख्या होती है वो हमारी होती है, सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है a, और सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है हमारी b यानी कि 135। ठीक है, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R। अगर मैं जब रफ वर्क करूं, ये हमारा रफ वर्क है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मासापा ज्ञात करने के लिए इस विधि से नहीं, दूसरी विधि से। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे 135 से 125 को, हमारा कितना बार जाएगा? 135 से 135 दूनी मार होती है 270, जो कि हमारे से ज्यादा है। 5 में से 5 गए, बचे हमारे 0। 12 में से हमारे 3 गए तो बचे 9, 1 में से 0। 90 से 135 को भाग देंगे, इसमें हमारे एक बार जाएगा क्योंकि 90 दूनी हमारे होते हैं 180। ठीक है, तो 90 एकम 90 है, बचे हमारे 45 यानी कि 45, और 45 से जब हम 90 को भाग देंगे तो 45 दूनी 90, तो हमारे बच्चे 0, जिसमें हमारा एलसीएम होगा वो हमारा 45 होगा। अगर हम इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में लिखें, इसको इस तरह से लिखेंगे। जो हमारी a बड़ी संख्या है वो हमारी ये 225, और हमारी b है वो छोटी संख्या जो हमारी 135। ठीक है, इंटू क्यू
क्यूब हमारा है सबसे पहली बार में, ये हमारा होता है क्यू, ये मता आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है, क्यू है हमारा एक, रिमाइंडर हमारा नंबर है। अब इस वाले में जो हमारे बराबर की इस तरफ जस्ट संख्या होती है वो हमारे बाद में सेकंड चरण में आ जाती है बराबर की इस तरफ। ये हमारा प्रथम चरण था, यानी कि फर्स्ट चरण, ये हमारा है सेकंड चरण। ठीक है, 135। फिर हमारे इसमें बी ए हमारे 90 इंटू ए, यानी कि क्यू है वो हमारा एक है, प्लस जो हमारा रिमाइंडर है वो इसमें हमारा 45 है। ठीक है, अब हमारा थर्ड चरण आएगा, थर्ड चरण में 90 आ जाएगा इस तरफ, बड़ी संख्या है इसमें बराबर के जस्ट सामने है इस तरफ। ठीक है, अब हमारा एक बड़ी संख्या 90 हो गई और जो हमारी बी है छोटी संख्या वो हमारी 45 है इंटू क्यू, क्यू हमारा 2 है और प्लस रिमाइंडर वो हमारा 0 है। हमें ये जब तक सॉल्व करना है जब तक हमारा रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेष पहले वो हमारा 0 ना आ जाए, हमें तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है जब तक हमारा जो रिमाइंडर यानी कि शेष पहले वो 0 ना आ जाए। और इसमें जो हमारा मासापा होगा वो बराबर की जस्ट तुरंत वाली जो हमारी संख्या होगी वही हमारा मासापा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मासापा बराबर 45 आंसर। ठीक है, इसमें हमारा 45 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, या जो हमारा बंसॉट जो हमारा लेक्चर उसका सेकंड क्वेश्चन है कि 5005 और 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी जो क्वेश्चन है वो हमारी पहली वीडियो में हम करवा चुके हैं, लेकिन जो हमारा बंसॉट चैप्टर है इसमें इन दोनों के आने की संभावना है, इसलिए हम इनको दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं, हम इनको दोबारा से बता रहे हैं। इसमें में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ये तोड़ना है, इसे व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं जो कि हमारा 505 है। इसकी खाली हमें कुछ नहीं करना, हमें फैक्टर करनी है। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 से तो हमारी कटेगा ही क्योंकि हमारी विषम संख्या है 5। ठीक है, अगर हम 3 से देखेंगे, 3 से हमारी वो संख्या है, 2 से हमारी वो संख्या कटती है जो कि सम होती हैं, और हमारी 3 से वो संख्या कटती है जिनका योग हमारे 3 से कटता हो। ठीक है, तो 10 तो कटेगा नहीं, 5 और 10, तो ये भाई ये क्या है, इस पर 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5 2 0 5 को। ठीक है, फिर हम इससे 5 के बाद 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से देखते हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे हमारी 3 और 7 चौक 28 और 7 के 21, 28 के बाद हमारे 2 बचे और 7 के 21। अब हम किससे काटेंगे, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, अब ये हमारा 11 से कट जाएगा, 11 से, 11 एकम 11 बचे हमारे 3, 11 3 33 और 13 एकम 13। तो हमने इनके फैक्टर कर दिया कि हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे इस तरह से कि 505 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से लिख कर आना है, बोर्ड में पूरी मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ 7429 की, 7429। ठीक है, इसको हम सबसे पहले काटेंगे 2 से, इसमें हमारी कोई सम संख्या है नहीं लास्ट में, तो इसलिए हमारी 2 से कटेगी नहीं। अगर हम 3 से देखें काट के तो 9 2 हमारे होते 11, 11 4 15 और 15 7 हमारे होते 22, तो ये भी हमारी वैसे नहीं 3 से नहीं कटेगी। तो यानी कि सम संख्या से और विषम संख्या अब 3 से नहीं कट रही है, यानी कि सम संख्या भाई 2 4 6 8 10 12 से भी नहीं कटेगी, 15 इससे भी नहीं कटेगी, 16 से नहीं कटेगी, 17 से देखते काट के, 17 से 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 3 क्या हुआ, चौका 68। ठीक है, तुम्हारे बचेंगे 6, मर जाएंगे 52। ठीक है, और 17 इतना 51, तुम्हारे बचेंगे 2 में से 1 गया बच्चों 1, 6 में से 5 बचे 1, तुम्हारे की कट जाएंगी कि 17 चौक हमारे 68 बचे हमारी 6, तो जाएंगे हमारे 52 और 17 51 119।
ठीक है, तो 17 सत्ते 119, ठीक है, तो हमारे 17 से कट गए, ठीक है। अब हम इन्हें 19 से काटेंगे, 18 से हम संख्या से कटेंगे 19 से, 19 दूनी 38, बचे हमारे 5, 19 दूनी 38, 19 दूनी 57, हमारे 57 से 19 से 57 कट गया। अब हम 23 से काटेंगे, 23 कम 23, तो हमारे 7 4 दोनों यानी कि 7429 से जो हमारे वाजिब गुणनखंड होंगे वो होंगे हमारे 17 इंटू 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर है। बस इनको इस तरह से लिखना है कि फैक्टर करनी है, इस तरह से देना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हारा 4 क्वेश्चन है कि हमें जो दो संख्याएं दी हैं उनका हमें एलसीएम दिया है, तुमसे कहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तुम्हारी दो संख्याएं कौन सी, तो हमारी 306 और एक हमारी 657, उनका जो हमारा एलसीएम है वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसकी वैल्यू हमारी 9 दी हुई है, ठीक है। और जो हमारा एलसीएम है, संख्या हमारी वही है, उसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था इस लेक्चर के, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्वेश्चन फॉर्मूला एक बताया था इस क्वेश्चन का। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। हमारा फॉर्मूला था कि पहली संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, हम इसे दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम लिख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल हमारे किसके बराबर होगा, उनकी एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारी बहुत दो संख्याएं कौन सी, तो हमारी संख्या देंगे 306 और 657। तो सबसे पहले 306 इंटू 657 बराबर एलसीएम, एलसीएम इसमें हमारा हमें ज्ञात करना है और हमें एचसीएफ दिया है 9। ये हमारे गुणा में एलसीएम के गुणा में 9 है, जो हमारे गुणा में होते हैं वो हमारे बराबर के उस तरफ जाके भाग में चले जाते हैं, यानी कि 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल एलसीएम। हम 9 से काटेंगे 657 को, आप इसको भी काट सकते हो, मैं इसको काट देती हूँ। यहाँ से मैं कटेंगे 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, बचेंगे हमारे 2 और 9 3 27। तो यहाँ से 306 इंटू 73 इज इक्वल एलसीएम, इनके हम गुणा कर देंगे, मैं एलसीएम की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो हम गुणा करेंगे सबसे पहले 306 की इधर अलग कर लेते हैं, 3 से 3 6 18, यहाँ पे 1 लगेगा तो यहाँ पर नीचे 1 ही आ जाएगा, 3 3 9 इंटू 7 6 42, हाथ से लेके 4 4 भी ऐसे आ जाएंगे, और 7 3 21, तो 8 का 8 21 और 2 रे 3, 9 4 13, हाथ से लगा 1 1 1 2 और 2, तो आएगी गुणा 22,338, 22,338, ये हमारी एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं, उसका हमारा मान आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा मेन क्या था, मेन था इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले की वजह से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमें यही फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और हर बोर्ड एग्जाम में आता है, इनके हर बार के बोर्ड एग्जाम में मिलेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से पिछली बार आया था 7 रूट 5 का और रूट 5 का, ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस बार भी संभावना है कि रूट 5 आ सकता है, क्योंकि रूट 5 सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और एक आपका है रूट 2, ठीक है। तो इसे हम हल करते हैं,
इसमें जो कहा है हम उसका अपोजिट लिखते हैं। इसमें कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपर में संख्या है, लेकिन हमें इसका अपोजिट लिखना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम इसका अपोजिट लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। हम लिखा कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे p और q के रूप में लिख सकते हैं। तब इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो हमारे p बटे q के ही रूप में होती है ना, तब हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इतना आपको लिखना है। और p और q के बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कि p और q के बीच कोई सहवादी संख्या नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे अतः p और q के बीच कोई p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। मैंने कहा कि जो अपोजिट है, जो दिया होता है हम उसका अपोजिट लिखते हैं। हमें दिया था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे माना कि रूट 5 है वो एक परिमेय संख्या, तब हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम अपने सब परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं। अगर वो परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या तब उसे हम p बटे q के रूप में नहीं दर्शा सकते। अगर वो p बटे q है, वो एक परिमेय भी हो p बटे q, और तब उसके बीच एक कंडीशन की वो उसके बीच में कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई वे संख्या सहवाची संख्या नहीं होनी चाहिए, या उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब हमने इसमें माना कि ये एक परिमेय संख्या, तब इसे p बटे q के भी रूप में लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं कि p बटे q इज इक्वल रूट 5। बेसिक लिख सकते हैं, हम इसको बेशक लिख सकते हैं कि p बटे q बराबर रूट 5। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो इसके रूट 5 का जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब लिखेंगे वर्ग करने पर कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p बटे q का होल स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बचेगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल 5। स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ से हमको मिलेगा कि p स्क्वायर इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे जो 5 है 5 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ये हमारा गुणा में 5 के गुणा में हमारा क्यू स्क्वायर, ये हमारे क्यू स्क्वायर के गुणा में 5, तो हम बराबर किस तरह पाएंगे तो हमारी ये बटे में पहुंच जाए। तो हमारे इससे हमें पता चला कि जो इसमें जो p स्क्वायर है हमारे 5 से, जो हमारा p स्क्वायर है 5 से विभाजित है। तो p भी हमारा 5 से विभाजित होगा। p का कोई ऐसा गुणनखंड होगा इसमें छुपा होगा कि जो 5 से कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसीलिए p स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि p स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर लिखेंगे 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। जब 5 से विभाजित होगा तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तब हम इसे लिख सकते हैं कि जो p है हमारा होगा 5 इंटू एम के रूप का हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो 5 से जब कटेगा तो उसमें पाएच का कोई ऐसे गुणनखंड पाया जाएगा जो कि हमारे 5 से कटता हो, तभी तो ये हमारा p स्क्वायर 5 से कट रहा है, यानी विभाजित है। अब इसमें लिखेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, यानी 5m रखेंगे, हम इसमें p स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5m स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल क्यू स्क्वायर। ठीक है, 5m का स्क्वायर इसमें।
12 का स्क्वायर होएगा 25m²/5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से 25 5 से हमने 25 काट दिया, तो m² बराबर Q²/5। ये हमारे 5 m² के गुणा में है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाएंगे तो हमारे 5 से नीचे ले जाएंगे भाग में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो Q² है, Q² भी 5 से विभाजित है। हम लिखेंगे Q² 5 से विभाजित है इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी 5 से विभाजित होगा। हम लिखो Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। हमारी Q भी 5 से विभाजित है और हमारा P भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड है और हमारी जो परिमेय संख्या है उसमें कोई कॉमन गुणनखंड यानी कि कोई वैनिष्ट संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में हमारी P और Q हमेशा दोनों है वो 5 से ही कट रहे हैं, इसलिए इसमें कोई कॉमन संख्या है वो हमारी 5। इसलिए हम लिखेंगे कि हमारी जो कल्पना है वो हमारी असत्य है, क्योंकि P और Q के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड है, हमारी कोई सहवादी संख्या है, इसीलिए हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम बस इतनी सी बात लिखनी है। तो हम लिखेंगे कि Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। हम लिखेंगे इसीलिए अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, हमने लिखा अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी जब हमारी Q 5 से विभाजित है, और इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद बीच में एक कंडीशन है कि ये हमारी सहवादी संख्या है। वैसे तो फिर हम लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। फिर हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। लिखेंगे हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः नहीं लिखेंगे इसीलिए, इसलिए का चिन्ह होता है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से हमारे इसका एक दो पार्ट और है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध कीजिए कि ये जो है हमारी 1/√2 क्या वो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको भी उसी तरीके से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो हमको वही फिर से रामायण लिखनी है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने कहा कि हमें अपोजिट मानना है। अगर परिमेय दिया है, सॉरी अपरिमेय दिया नहीं होता है, लेकिन हमें लिखना है, अगर अपरिमेय तो हमें लिखना है परिमेय। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम लिखेंगे इसका अपोजिट, अपरिमेय का परिमेय लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिकॉज हम परिमेय संख्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/√2 एक 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो P और Q है वो हमारी परस्पर सहवादी संख्या है। ठीक है, इनके बीच हमारा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, परस्पर हमारी सहवादी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इनके बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जब
वो आप लिख लेना कि माना √2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मैं खाली इतना लिखती हूँ, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं p/q के रूप में। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो √2 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारे खाली ओनली 2 बचेगा। तो 1/2 इज इक्वल p² स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई तो p² 2 × p² इज इक्वल q² और p² इज इक्वल q²/2। ये सेम कहती पहले वाली क्वेश्चन की बिल्कुल है, कहती बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से लिखेंगे q², हम यहाँ से लिखेंगे q² 2 से विभाजित है, इसीलिए q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। जब हमारा q 2 से विभाजित है तो इसका q² जब 2 से विभाजित है तो इसका q भी 2 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा। तब हम इसे जब ये हमारा 2 से जब भी विभाजित होगा जब इसमें हमारा 2 में कोई कॉमन गुणनखंड पाया जाए कि इसमें 2 की कोई ऐसा गुणज होगा जो हमारा 2 से कटेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं q बराबर 2m का एक पूर्णांक होगा, जहाँ m एक पूर्णांक है। यहाँ पर हमें 2 का कोई गुणनखंड मिलेगा जो कि हमारी 2 से कटेगा। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे q के स्थान पे, तो हमारी हो जाएगी p² इज इक्वल 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल 4m² 2 से 4 को काटेंगे 2 मिलेगा, तो p² इज इक्वल टू 2m²। हमने क्या किया, हमने q की वैल्यू p में, हमारी जो q की वैल्यू थी वो हमने q में पुट करी थी, हमारी 2m/2, हमारा 2 तो चल रहा है, इसका होल स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल 4m²। तो हमने 2 से 4 को काटा तो हमारा गया 2m², तो मिलेगा p² इज इक्वल 2m²। तो यहाँ से p²/2 बराबर m² के गुणा में जो हमारा 2 था बराबर किस तरफ आएगा, तो हमारे भाग में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें फिर से वही कंडीशन लेनी है कि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा, अर्थात इन दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड है, लेकिन जो हमारी परिमेय संख्या है वो परस्पर सहभाज्य होनी चाहिए, इनके उनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं पाया जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, कि हमारी अवधारणा गलत है कि हमने कि 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना। तो हम लिखेंगे हमारी कल्पना असत्य है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 2 से विभाजित होगा। तब 1/√2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। हमने कहा p² 2 से विभाज्य और p भी 2 से विभाजित है, तब 1/√2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या हमने कहा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन अतः हमारी अवधारणा हमारी कल्पना कर सकता है, हमारी कल्पना असत्य है। कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे आता 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक आता 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर है।
इसी तरह से हमारा 7√5 का है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको भी सिद्ध करना है। ये हमारा आया था क्वेश्चन 2024 और 2025 की सत्र में, और ये क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये बोर्ड है वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे देखते ही नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरह से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही नहीं है, इजी है तो ये हम कर लेंगे, बट बाद में ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने लिखा सॉल्यूशन कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, हमें पता है कि हमें अपोजिट मानना अपरिमेय दिया है, तो हमने लिखा है परिमेय है। तो हमने लिखा माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q परस्पर सहवाची संख्या है, यानी कि इनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q = 7√5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम खाली ये हमारा है 7 × √5, ये हमारा 7 × √5। 7√5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7√5 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 × √5, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में जी हमारा जो गुणा में वो हमारे नीचे जाएगा भाग में, यानी कि 7q = √5। बस इसमें हमें इतना ही करना है, बस इतना ही इसे हमें लिख देना। हमें एक लाइन ये बस इतना ही लिखना है, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हमें लिखना है कि p और 7q पूर्णांक है, पूर्णांक है, और p और q पूर्णांक हैं लेंगे, और लिखेंगे एवं p और q परस्पर सहवाची संख्याएं हैं, परस्पर सहवाची संख्याएं। जब ये सहवाची संख्याएं हैं तभी हमारी परिमेय संख्या होगी। हमने लिखा p और 7q पूर्णांक है एवं p और q परस्पर सहवाची हैं, यानी कि सहवाची हमारी p और q परस्पर हमारी वो है कि सहवाची संख्याएं हैं, सहवाची संख्याएं हैं। तब इससे परिमेय संख्या लिख सकते हैं, पर संख्याएं हैं, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होनी चाहिए या होगी, लिखेंगे परंतु, ऐसे लिखेंगे परंतु हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, हम पहले क्या सिद्ध कर चुके हैं कि जो हमारी √5 है एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमारी जो परिमेय संख्या है वो हमारी कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जो परिमेय संख्या है वो कभी हमारी अपरिमेय संख्या के इक्वल, यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए जो भाई 7√5 है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं, 4 नंबर आपके पक्के। ठीक है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमारी ये प्रूफ हो गई। ठीक है, इस टाइप के हमने खाली 3 क्वेश्चन दिए और उन्हीं 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, आज के इस वन शॉट में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं या जो आएंगे हम उन्हीं को ही कर रहे हैं। ठीक है, ये वन शॉट आप लोग जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से आएगा वो इसी वन शॉट में का क्वेश्चन होगा, आप देखिएगा।
तो हमारा 9 क्वेश्चन है कि 129 बटे 2 की पावर 2 7 की पावर 5 5 की पावर 7। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, या अशांत यानी शांत है। तो हमें पता है कि अगर शांत होंगे, अगर इनके दशमलव प्रसार शांत है तो शांत के लिए हमारी क्या कंडीशन है देखते हैं। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो शांत के लिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का कोई गुणनखंड होगा, ये हमारे शांत के लिए कंडीशन है। अगर मैं अशांत की बात करूं, यहीं पर अशांत के लिए तो हमारी 2 की पावर n तो होगी, 5 की पावर n भी होगी, लेकिन अदरवाइज 7 की पावर या अगर कोई संख्या होगी जिसकी पावर को मैं p बोल दूं वो होगी, यानी कि इनके बाद कोई और पद होगा। यहाँ पर जरूरी नहीं कि 7, यानी कि यहाँ पर x y z कोई भी संख्या होगी। अगर शांत संख्या के लिए अगर हमारा होगा तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा। परिमेय संख्या जो हमारी ऐसे दी हुई होगी इस तरह से, लिमिट परिमेय संख्या दी है, इसका जो हर है हमें हर देखना है। किसी भी संख्या का जो हमारे हर देखना है, हर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का ही होना चाहिए, चाहे हमारी 5 की पावर n ही रूप का क्यों नहीं हो, और ये खाली 2 की पावर m का हो तब भी हमारा जो है वो शांति होगा। अगर 5 की पावर n के रूप का हो तब भी हमारी शांति रहेगा, दशमलव प्रसार शांत। लेकिन इसके बाद अगर इसमें 2 की पावर n 5 की पावर n इंटू 7 की पावर p यानी कि अदरवाइज कोई भी संख्या है जड़ संख्या, तो उसकी अगर इसके बाद और कोई भी यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, लेकिन उसके बाद और भी कोई अलावा और कोई गुणनखंड है तब वो हमारी अशांत संख्या होगी। जैसे कि इसका हर है 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का तो है, लेकिन इसके बीच में कोई अदर संख्या है, हमारी कितनी 7 है, इसके बीच में इसमें कोई और गुणनखंड है इसका, इसलिए जो हमारी संख्या है वो हमारी अशांत। इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका क्वेश्चन का दशमलव प्रसार है, इसमें खाली ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि दशमलव प्रसार बताओ शांत है या शांत है। और शांत के लिए कंडीशन है तो उसका हमें जो हमारी संख्या दी हुई है उसका हमें हर देखना है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हमें देखना है। अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के अलावा कोई गुणनखंड है तो हमारी वो संख्या को हमारी अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा अशांत है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, बस इसमें बस इतना ही है, खाली ये एमसीक्यू टाइप का यानी कि 1 मार्क्स का आ सकती है क्वेश्चन, जो है वो हमारा 1 मार्क्स का इस तरह के हमारे आ सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चन, जिसे हम एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो है वो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी जो इस क्वेश्चन में यानी कि जो हमारे इसमें से इस चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे प्रीवियस ईयर और इस ईयर हमारे आ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो मैं अभी करवाऊंगी। ठीक है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसके कारण उसके भी मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाए और भी बच्चों के अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि m के लिए सम पूर्णांक क्या होगा। जो हमारा m है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, उसके लिए अगर हम कोई सम पूर्णांक ढूंढे तो हमारा क्या होगा, क्या वो ये हमारा 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये हमारा 2 बार लिख दिया था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि m के लिए सम पूर्णांक हमारा क्या होगा। m के लिए हमें सम पूर्णांक ज्ञात करने हैं, क्या वो हमारा m+1 होगा, क्या वो हमारा 2m+1 होगा, क्या वो हमारा 2m होगा या फिर हमारा m होगा। तो मैं बता दूं कि अगर हम सम पूर्णांक या हम विषम देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सम हम उसमें जो हमें m दिया है, जो धनात्मक पूर्णांक दिया उसमें हम मान रखते हैं, जैसे कि m बराबर अगर मैं बोलूँ कि उसमें मैं मान रख लूँ, अगर मैं 1 2 3 मान रख लूँ उसमें m पे, m की जगह पे मैं मान रख लूँ 1 2 3 मान रखूँ m की जगह n डॉट, सिस्टम में इसमें रखती हूँ m की जगह 1 1, तो 1 + 1 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं सम मिल गया।
अगर मैं m की जगह 2 रखूँ तो 1 2 + 1 तो ये हमें 3 मिल गया। तो एक हमें सम मिल रहा है, एक विषम मिल रहा है, ऐसा हमें नहीं करना है, खाली हमें सम चाहिए, हमें खाली सम चाहिए। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो मैं 2m + 1 में रखूँ, 2m + 1 में रखूँ तो m की जगह 1, 2 एकम 2 और 1 3, इससे भी हमें विषम मिल रहा है। अगर मैं 2m की बात करूँ, अगर मैं इसमें 1 रखूँ 2 × 1 तो भी हमारा 2 होगा। अगर मैं इसमें m का मान 2 रखूँ तो 2 दूनी 4 तब भी सम है। इसमें m की जगह 3 रखूँ तो 3 × 6 तब भी ये सम है। और m की जगह 1 रखूँ 2 रखूँ 3 रखूँ 1 3 4 5 ये हमारा विषम है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बिकॉज क्योंकि हमने जब m का मान 1 2 3 रखा तब हमने m के स्थान पर इन सभी में वैल्यू पुट करके दी गई, तो हमें कहीं पर सम मिल रहा था, कहीं पर विषम मिल रहा था और कहीं कहीं विषम मिल रहा था। और हमें एक ऐसा पॉइंट आया या हमें एक ऐसा ऑप्शन मिला जिसमें हमें खाली ओनली सम मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन है सी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड इसमें पूछूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में इससे पूछूं कि m के लिए विषम पूर्णांक क्या होगा, m के लिए विषम पूर्णांक, m के लिए हमारा विषम पूर्णांक वह होगा जिसमें मैं m की वैल्यू रखने पर m की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड इसका मतलब यानी कि A to Z में कोई सी भी वैल्यू रख दूं जिसके लिए मुझे m का मान विषम मिल जाए, यानी कि जिसके लिए मुझे m का विषम यानी धनात्मक पूर्णांक m के लिए मुझे विषम पूर्णांक का कोई मिल जाए। ठीक है, तो मैं बताऊं, सबसे पहले आप लोग बता दूं जो हमारा ऑप्शन होगा। अगर मैं बताऊं इसमें अगर मैं 2m + 1 में अगर कोई यानी कि सम में अगर मैं एक जोड़ूं तो वो विषम हो जाता है। आपको पता है अगर सम में एक जोड़ दिया जाए तो वो विषम हो जाता है, इसलिए मैंने 2m तो हमारा सम है, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो हमारा विषम हो जाएगा। अगर मैं m की जगह पे इसमें 1 2 3 एंड डॉट डॉट रख दूं, कोई भी मान रख दूं, अगर मैं इसमें m की जगह 1 रखूंगी तो 2 × 1 + 1 यानी 2 एकम 2 1 3 विषम मिल गया। अगर मैं इसकी जगह 2 रख दूं तो 2 × 2 + 1 तो 2 4 1 5 5 मिलेगा। अगर मैं इसकी जगह 3 रख दूं तो 2 3 6 और 1 7 मुझे 1 7 मिल जाएगा। तो मुझे ये सारे मान विषम मिल रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा, किसी से पूछा जाए या तुम किसी से पूछा जाए या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है कि m के लिए विषम पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे पहले आपको m के स्थान पे 1 2 3 रखना है, पुट रखना है। हमें m की जगह 1 2 3 वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि जहां से भी विषम, अगर विषम पूछा, अगर हमें विषम संख्या मिलना प्रारंभ हो रही है तो हमारी सम। ऐसे नहीं खाली एक ही स्थान तक रखना है मान हमें 2 या 3 यानी कि m की वैल्यू में 1 2 3 भी रखनी है खाली, ये नहीं कि हमें खाली एक रख दिया, इससे नहीं काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहली बार में इसमें हमें एक में सम मिला था, एक में विषम मिला था। अगर मैं इसमें m की वैल्यू 1 रख दूं तो हमें 1 + 1 2 सम मिलेगा, तो हम इसी क्वेश्चन को कह देंगे कि ये आंसर इज द करेक्ट है। बट ऐसा नहीं है, हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन इज द करेक्ट है बिकॉज जब हमने m की वैल्यू 1 रखी, जब हमने और सेकेंड बार में हमने m की वैल्यू 2 रखी, तब हमें जो है m का मान 2 रखने पर ये हमें विषम दे रहा है। इस और ऑनली हमें चाहिए सम, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसलिए हमें 2 3 बार मान रखनी है कि m की वैल्यू 1 2 3 रखनी है। और हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बार ऑब्जेक्टिव किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक जो मैंने अभी बताया है वही क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा रिपीट